नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। एक बार फिर बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की। भारतीय जनता पार्टी जो मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार तैयारी कर रही है, या यूं कहें कि दूसरे दलों में सेंधमारी कर रही है, उसको लेकर के मायावती बेहद बेचैन नजर आ रही है। मिशन 80 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितने भी तरीके अपनाए जा सकते थे, वो सारे तरीके भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए। सियासी दलों को यह हक भी होता है कि वो अपनी रणनीति को अपने हिसाब से बना सकते हैं, समय समय पर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन शायद इस बात को लेकर के किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिन मायावती को भाजपा की बी टीम बताया जा रहा था, दरअसल भारतीय जनता पार्टी उसी बहुजन समाज पार्टी में ताबड़तोड़ सेंधमारी करेगी। हमने देखा कि किस तरीके से अकबरपुर से अंबेडकर नगर से, माफ कीजिएगा, जो सांसद रहे रितेश पांडे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सम्मान के साथ ज्वाइन करवाया और बाद में उनको उसी सीट से अपने सिंबल से उम्मीदवार भी बना दिया। अब ऐसी चर्चा सीमा आजाद के बारे में चल रही है, जिनको कल ही भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करवाया। लालगंज की सुरक्षित सीट आजमगढ़ से लगी हुई, वहां से वो सांसद थी। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जब पिछला लोकसभा चुनाव आपस में मिलकर लड़ रहे थे, उस वक्त उनको उम्मीदवार बनाया गया और वो जीत करके भी आई। लेकिन अब उनको भी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया गया है। इसके अलावा सीमा कुशवाहा, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी की नेता रही और चाहे निर्भया का कांड रहा हो, चाहे हाथरस कांड रहा हो, बहुत मुखर रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको भी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया गया। ये तमाम कवायद इसलिए हो रही है कि मायावती के वोट बैंक को या उनके ऐसे नेताओं को जो जीतने की संभावना रखते हैं, जिनकी जीतने की प्रबल संभावना है, उन सबको भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अपने दल में, अपने गुट में शामिल कर रही है। और ये स्थिति शायद मायावती को असहज कर रही। तो क्या आने वाले वक्त में कुछ और भी बड़ी सेंधमारी देखने को मिलेगी, कोई बड़ी टूट बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिलेगी? और क्या और भी आने वाले समय में और भी बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी और मायावती का साथ छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? और अगर ऐसा होता है लगातार, तो उसका क्या असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर और भारतीय जनता पार्टी पर और खासतौर से मायावती पर? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग सियासी दल के प्रवक्ता मौजूद है। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, उनका बहुत स्वागत है। इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं तमजीद अहमद साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। अभिषेक बाजपेयी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अनुपम मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अभिषेक बाजपेयी जी, कहा तो ये जा रहा था आप लोगों की तरफ से कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक तमाम नेताओं को तोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल कर रही है। यानी जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है सबसे ज्यादा, वो तो बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी तो खुद पीड़ित है बीजेपी से। धन्यवाद भारत भाई। अगर आप इसको दूसरे रूप में आप देखेंगे तो बी टीम तो भारतीय जनता पार्टी की है ही, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी लोगों ने विलय किया या उनके गठबंधन में शामिल हुए, तो उनकी स्थिति क्या है? वो आज भारतीय जनता पार्टी में ही या तो है या तो कहीं के भी नहीं रह गए। उन्होंने या तो राजनीति से संन्यास ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा। और बी टीम भारतीय, देखिए मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गया उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने जब बसपा के साथ लड़ी, बसपा को पूरा सपोर्ट दिया, तभी उनके इतने सांसद जीत करके आए थे। लेकिन बदले में समाजवादी पार्टी को क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके हमेशा से वो काम करती नहीं, और आज उनकी स्थिति ऐसी होगी कि आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर कैसा प्रेशर है ये हम सभी जानते हैं। आपने पूर्व में देखा कि जो लोग हमारे साथ थे आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन उनको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। जनता जनता जनार्दन उनको सिरे से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो भी साथ गया है उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ा है। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे जितने भी उनके दावेदार हैं, जितने भी नेता हैं, वो हमेशा दूसरों से लेते हैं उधार। आखिर क्यों आप लेते हैं? इसका मतलब ये बताता है कि आपके अंदर मादा नहीं है जीतने का, आपके अंदर काम करने की क्षमता नहीं है। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जब गए थे, पश्चिम बंगाल में कैसे उन्होंने दूसरी जगह से लोगों को लेकर के आए थे, तोड़ करके लेकर के आए, उसके बाद चुनाव लड़ा। हर जगह पे इनके पास है। और जहां पे इनकी सरकार नहीं बन पाती है वहां पे ये, चाहे वो सत्ता का, चाहे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स और बाकायदा धन के प्रलोभन देकर के सत्ता को तोड़ना चाहते हैं। आपने महाराष्ट्र में जीता जाता उदाहरण देखा।
हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अस्तित्व में कुछ भी नहीं है, बस ये दूसरों को लेकर के आते हैं, उसके बाद दावेदारी करके उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, संगीता आजाद अभी शामिल हुई कल भारतीय जनता पार्टी में, रितेश पांडे से पहले शामिल हो गए थे, सीमा कुशवाहा भी शामिल हो गई बीजेपी में। ये तमाम वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहते थे, लेकिन जब मौका मिला उनको लगा कि वहां पर ज्यादा बेहतर स्थिति हो सकती है, इसलिए चले गए। अब अमरोहा के दानिश जी को भी देख लीजिए, तो वो तो कांग्रेस के साथ चले गए। तो खाली बीजेपी तोड़ रही है, या ये कवायद तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी की जा रही है कि कोई जिताऊ उम्मीदवार है और दूसरी पार्टी से आ रहा है तो उसको ले ले, विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। माना जी, देखिए, इंडिया गठबंधन अपने दम पे चुनाव लड़ रहा है, कोई आ रहा है तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, हम तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ईबी, सीडीआई और बाकायदा इनकम टैक्स के छापे से बचने के लिए जा रहे हैं। आपने अभी देखा कि 6,973 रुपए का जो बाकायदा एसबीआई ने बाकायदा बॉन्ड्स में देखा दिखाया इन चीजों को, तो आप देखेंगे कि वो आखिर क्यों गए। किसी ने 800, किसी के ऊपर जितने भी, अगर 13 से 14 कंपनियां आप देखेंगे जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे थे, आखिर उनकी फाइलें बंद कर दी गई ना। क्यों वो बंद कर दी गई? उनके लोगों को सम्मिलित कराया गया, क्यों कराया गया? आखिर भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ही बढ़िया पार्टी है, तो बाकी जिन लोगों के ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, उनको अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे थे? कहीं ना कहीं ये देखने वाली जनता के लिए भी बात है, समझने वाली ये बात है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी देश को ले किस ओर जा रही है। अगर मानो जी दूसरे उसमें आप देखेंगे, तो जब जिस समय कांग्रेस ने सत्ता सौंपी थी भारतीय जनता पार्टी को, उस समय देश के ऊपर 57 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज 205 लाख रुपए करोड़ का कर्जा है। आखिर क्यों है ये कर्जा? जब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मानस जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि जनता जनार्दन को बाकायदा कृष्ण मोहन जी बताएं, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताएं कि ये जो कर्जा बढ़ गया देश के ऊपर, ये कहाँ पैसा खर्चा हुआ है, किस रूप में पैसा खर्चा हुआ है, और तो और जो पीएम रिलीफ फंड था, बाकायदा पीएम केयर फंड था, तो उसका पैसा कहाँ चला गया जो लोगों ने दिल खोल करके देश की मदद के लिए दिया। आपने देखा भविष्य निधि फंड का घोटाला इन्होंने किया, उत्तर प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन मिल नहीं पा रहे हैं। नगर निगम में आप देखिए, आपने देखा हर एक जगह पे भारतीय जनता पार्टी विफल है। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए गए कामों को सिर्फ उस पर फीताशाही कर रहे हैं और उसको नाम बदलने का काम। अभिषेक वाजपेयी जी, कोई बात नहीं, कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ गए, उनसे सवाल ले लेते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, मतलब मिशन 80 का लक्ष्य आपको अगर पूरा करना है तो आप किसी भी दल में तोड़फोड़ करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। बीजेपी की बी टीम बसपा है, अरे उसका कोई सांसद बचा रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे? रितेश पांडे को पहले ले आए, संगीता आजाद को कल आप ले आए, सीमा कुशवाहा जो बड़ी मुखर रखी थी हाथरस कांड के बाद, वो भी आपकी पार्टी में शामिल हो गई। संगीता आजाद के पति भी शामिल हो गए। क्या मतलब पूरी बसपा को खाली करने की तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? मनोज भाई, एक बात स्पष्ट कर दूं कि जितने लोग जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये सभी लोग राजनीतिक लोग हैं और समाज में रहने वाले लोग हैं। ये जनता के बीच में जाते हैं और जनता इनसे सवाल पूछती है कि आप जिनके साथ खड़े हैं पिछले 27 सालों में और देश में 70 वर्षों में इनकी सरकार रही। कांग्रेस की बात कर ले तो लंबे कालखंड तक देश में रहे, और सपा बसपा की बात कर ले तो ये लगभग 27 सालों से उत्तर प्रदेश में रहे। इन लोगों ने क्या किया? कोई गरीबी हटाने के नाम पे आया, कोई दलित विमर्श के नाम पे आया, कोई पिछड़ा के नाम पे आया, परंतु हुआ क्या? दलित दलित ही रहा, पिछड़ा पिछड़ा ही रहा। और उसको गरीब को, मैं एक बात कहना चाहूंगा मनोज भाई, गरीबी हटाते रहे नेहरू जी, गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ का नारा दिया राजीव गांधी ने, गरीबी हटाओ का नारा दिया मनमोहन सिंह ने, परंतु 2014 तक, 1952 से लेकर 2014 तक गरीबी नहीं हटी, गरीब समाप्त हो गए। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार डंडा किया कि भाई इस देश में भुखमरी क्यों बढ़ती जा रही है, हम जबकि हमारे देश में हजारों टन अनाज बढ़ जा रहे हैं। ये एफिडेविट देते थे कांग्रेस और हमारे सपा के साथी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते थे कि हमारे पास कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, परंतु इस देश की जनता ने एक बार पुनः स्वीकार किया देश के सचिव प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को, और 14 से 24 हो गया, हम अनाज देते रहे, 14 से 24 हो गया, बेहतर ढंग से हम पारदर्शी तरीके से करते रहे और भूखमरी देश से समाप्त हो गई। इसके उलट ये वो लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ इस देश में दंगे, फसाद, अपराध कराते रहे। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद से एक बेहतर माहौल बना, तो जनता से जब इनसे पूछती है
इस ये हुआ तो जनता इन लोगों को जनता को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर कार्य कर रही है तो हमारा स्वीकार करो। दूसरी विषय, हमारे अभिषेक वाजपेयी मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ के इसलिए लेके आ रही है क्योंकि सत्ता में हम नहीं आ पा रहे हैं, हमें सत्ता में आने के लिए इन लोगों को साथ लेके आना पड़ रहा है। साहब आप भी लेके गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य को, आप तो सत्ता में नहीं आ पाए। आप लेके गए थे 1.5 सेना में, क्या हुआ? जितने लोगों को लेके गए आप सत्ता में, भारतीय जनता आप सरकार नहीं बना पाए। तो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और डाउन टू अर्थ जाकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो 70 वर्षों से लंबे कालखंड तक कोई सुविधा नहीं पाया था, हम दे रहे हैं। और एक बात मानस भाई स्पष्ट करूंगा कि 25 करोड़ लोगों को सुविधाओं के आधार पर, केंद्र सरकार की सुविधाओं के आधार पर देकर 25 करोड़ लोगों को अपने गरीबी से बाहर निकाला, ये डाटा है। अब ये कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ डाटा है तो अलग विषय है, परंतु संवैधानिक डाटा है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं 14 से 24 का, जो एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस देश में बड़ा परिवर्तन हो रहा है और जगह जगह पे जो विकास दिख रहा है, जनता को महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। और इसका डर है कि ये घर का हार इनको सुता रहा है और वो नेता जिनको लगता है कि वैकल्पिक दृष्टि के साथ चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। लेकिन पांडे जी एक सवाल और भी है, अगर आप इतने ही आप आश्वस्त हैं तो इन तोड़फोड़ की जरूरत क्या है? देखिए अभी आप राज्यसभा को चुनाव हुए, आपने 5-7 विधायक तोड़ लिए समाजवादी पार्टी के, आपने बहुजन समाज पार्टी को अपने में मिला लिया, उनके भी विधायक ने आपको ही वोट कर दिया। अब आप उसी दल में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप कभी रितेश पांडे को ज्वाइन करा ले रहे हैं। अभी तो चर्चा ये है कि बहन जी अपने किसी भी सिटिंग जो एमपीज उनको टिकट देने ही नहीं वाली, क्योंकि वो सब आपके संपर्क में है, सबसे आप संपर्क साधे हुए हैं। बस आप मंथन कर रहे हैं कि कौन सा जीतने वाला कैंडिडेट है जो बसपा से तोड़ के अपनी पार्टी में ले आए। मानस भाई एक बात स्पष्ट कर दूं कि जितने लोग भारतीय जनता पार्टी की संस्था स्वीकार कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री जी के वैकल्पिक यात्रा को देख रहे हैं और जनता के बीच में जवाब देना है तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, वहां के खड़े हो रहे हैं। परंतु समाजवादी बहुजन समाज पार्टी किसको टिकट देती है किसको नहीं देती है वो उसका व्यक्तिगत है, भारतीय जनता पार्टी का उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं है और ना ही कोई कमेंट है। परंतु एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश की जनता अब समझ चुकी है कि भारत की विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ चलेगी। तो अब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकिन देखिए कृष्ण मोहन जी, मैं आपकी बात को असल में मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए कि ये वही लोग हैं जो लगातार कोस रहे थे बीजेपी को, पानी पी पी के कोस रहे थे, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे रितेश पांडे रहे हो या बाकी और जो नेता जो आए, ये सब अपने अपने मूल दलों में रहते हुए बहुत बुरी तरीके से आप पर विपरते थे जब भी कभी मिल जाते थे या कभी कोई बाइट हमको करनी हो या कभी कोई सवाल पूछ लीजिए तो इतने आरोप एक साथ लगा देते थे जैसे कि बीजेपी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। रातों रात ये हृदय परिवर्तन करवाते कैसे आप, हम लोग ये समझना चाह रहे हैं। देखिए मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि वो लोग जो कल तक जिस पार्टी के साथ, और कहा भी गया है जैसा आ खाए अन्न वैसा होए मन, तो जिस पार्टी का अन्न खा रहे थे मन, तो इस देश की वैकल्पिक यात्रा को देखने बाद उनका मन बदला है और अब राष्ट्रवाद का अन्न खाने के लिए वो आ रहे हैं। और चलिए मैं तो अपने तमाम जो मेरे सियासी जो साथी हैं, भाई मेरी तो सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं से दोस्ती, सभी सियासी दलों की, मैं पत्रकार हूं तो मुझे तो सबके साथ ही चलना है। तो मैं कई बार लोगों को सलाह देता हूं कि रणनीति अगर सीखनी है तो बीजेपी के लोगों से सीखिए कि नए दौर की जो बीजेपी है उसका रणनीति बनाने में कोई जवाब नहीं। अगर चुनाव जीतना है और सीटें तय कर दी तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद जो कुछ भी करना पड़ता है वो रणनीति के हिसाब से बनाई जाती है कि वो बिल्कुल एकदम सही जगह पे अपने लक्ष्य को हासिल ही कर लेते। चलिए तबदील अहमद साहब, अच्छा ये सारा जो आरोप है ये सिर्फ बीजेपी पे ही क्यों? भाई अमरोहा के सांसद को तो आपने भी तोड़ा ना बीएसपी से, तो ये सब लोग आप मिलकर के बहुजन समाज पार्टी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? अरे और भी दल है वहां से तोड़ के लाइए। क्या बीएसपी को खाली करने का मन बना आप लोगों ने? जी 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 मानस जी नमस्कार। देखिए पहली बात तो आपको पता होगा कि दानिश जी को जिस तरीके से अभद्र गालियां दिया गया संसद भवन के अंदर और उसके बावजूद उसके बाद उनकी खुद की पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। जब राहुल गांधी जी उनको मिलने गए तो उनको पार्टी से निकाला गया वो छोड़ा नहीं उन्होंने, पार्टी से निकाल दिया गया। तो फलस्वरूप जाहिर सी बात है एक राजनेता है तो कहीं ना कहीं जाएंगे और कांग्रेस की विचारधारा उनके करीब थी तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया।
तो हमारे ऊपर इसलिए आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि हमने उनको लाया नहीं, वो उनको उनकी पार्टी से निकाला, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया, तो ये फर्क है। अब मैं आता हूँ कृष्ण मोहन पांडे जी की बात पे, जो उन्होंने कहा, देखिए आप माना, आप एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेता हो, भारतीय जनता पार्टी उसको तुरंत ज्वाइन कर ले रही है। इसकी वजह समझिए, इसकी वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब से चंदा दो धंधा लो के आधार पे काम करने लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं रह गई है। आप चंदा दो और धंधा लो, तो आप चंदा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। आप समझिए कि अविश्वास की जो गहरी खाई है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं पे कोई भरोसा नहीं रह गया है। हालात ये हो रखा है कि अपने नेताओं को टिकट देने की स्थिति में नहीं है, या तो इनके नेता टिकट लेने की स्थिति में नहीं है। देखिए कितने लोगों ने पार्टी से टिकट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, गौतम गंभीर ने मना कर दिया, जयंत सिन्हा ने मना कर दिया, पवन सिंह ने मना कर दिया, कई नेताओं ने इनकी टिकट पे चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो ना तो कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है और ना तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। तो इनको ये लग रहा है कि जो आदमी चंदा दे के आएगा तो कम से कम इतना तो रहेगा कि चुनाव मजबूती से लड़ेगा, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करके आएगा। तो पॉलिटिक्स जो है माना जी ने पूरा पॉलिटिक्स का जो डेमोग्राफी है वही बदल दिया है। इन्होंने पूरी तरीके से इसको एक तरीके से व्यवसाय बना दिया है कि आप चंदा दीजिए और आगे हमसे धंधा ले लीजिए। तो वही आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और निश्चित रूप से जो भी ज्वाइन कर रहा है, ना तो वो वैचारिक रूप से भाजपा का है, ना तो उसने कभी भाजपा में काम किया। और हमेशा भाजपा को, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमेशा उन्होंने भाजपा का जबरदस्त विरोध किया है, मतलब अपने शब्दों के जरिए भी, अपने कार्यों के जरिए भी। और अचानक से वो भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको गले भी लगा रही है और टिकट भी दे रही है। तो ये बहुत ही अपनी कमजोरी का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है मानस जी। कोई मजबूती का प्रदर्शन नहीं है कि कोई कहीं से भी आ रहा है, चंदा लेके चला आ रहा है, इनको दे दो और उसके बाद धंधा ले लो और टिकट ले लो और जाओ चुनाव लड़ लो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है मानस जी। इसको भारतीय जनता पार्टी भी एक व्यवसायिक पार्टी हो चुकी है, एक बिजनेसमैन लोगों की पार्टी हो चुकी है। कोई कहीं से भी आए, चंदा लेके आए और धंधा लेके चला जाए। अच्छा अनुपम मिश्रा जी, क्या आप भी इस बात को मानते हैं, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, कि जिस तरीके से बीजेपी बहुजन समाज पार्टी को तोड़ रही है, क्या अभी भी आपको लगता है कि वो बी टीम के तौर पर काम कर रही है बीजेपी के लिए? देखिए मानस जी, अगर बसपा बी टीम है तो फिर भाजपा उसको तोड़ेगी कौन? अपनी ही बी टीम को कौन तोड़ता है? तो जब चुनाव के पहले तमाम लोग जिनको टिकट नहीं मिलता या जिन्हें टिकट मिलने की संभावना नहीं होती, तो पार्टी क्रॉसओवर करते ही है। उसमें नई बात क्या है? कौन सी पहली बार हो रहा है, कौन सी आखिरी बार हो रहा है? अभी आपने देखा है राष्ट्रीय लोकदल से कितने लोग, अकील रहमान जैसे पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान जैसे 4 बार के विधायक, कैसे कैसे सब, ये तो पार्षद तक सपा में शामिल हुए। फिर एक बात मुझे और लगती है कि कोई भी पार्टी कुछ भी कहे, देखिए कहना क्या है, सिद्धांत कोई कितना भी बताए, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिद्धांत बताने की भी पोजीशन में नहीं है। जिस पार्टी ने विधायकों को तोड़ने के लिए गेस्ट हाउस कांड कर डाला, जिसने विधायकों को किडनैप करने की कोशिश की, फिर 2003 में बसपा पूरी तोड़ के उससे सरकार चलाई। वो मतलब इन्होंने जनता दल तोड़ा, सीपीआईएम तोड़ा, सीपीएम तोड़ा, सीपीआई तोड़ा, कांग्रेस तोड़ा, बसपा तोड़ा, बसपा 2 बार तोड़ा, विधायकों को किडनैप करने के लिए गेस्ट हाउस कांड करा दिया। अरे भाई, कुछ तो थोड़ा तो संकोच करें। बाकी है मतलब 1993 में क्या, 2003 में क्या, चलिए ये सब बात अपनी जगह है। ये भी बात कि साहब कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, लोग चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। चुनाव लड़ने से पवन खेड़ा से लेकर सुप्रिया श्रीनेत तक सब इनकार कर चुके हैं। और मजेदार बात तो ये पवन भाई कि इतना कैंडिडेट का टोटा है कि महावीर प्रसाद का नाम दे दिया इन्होंने समाजवादी पार्टी को। तो रामगोपाल वर्मा ने कहा महावीर प्रसाद को मरे 10 साल हो गया है। आप सोचिए, आप एक ऐसे आदमी का नाम दे रहे हैं जिसको मरे 1 दशक हो गया है, जो इस दुनिया में नहीं है। आपके पास इतना कैंडिडेट्स का टोटा है। वैसे चलिए, मैं कांग्रेस में कोई बात करना नहीं चाहता। कांग्रेस कहीं उत्तर प्रदेश के लिहाज से कहीं मैटर ही नहीं करती। जब कांग्रेस की चेयरमैन यूपी को छोड़ के चली गई, जब राहुल गांधी छोड़ के चले गए, तो फिर वो कांग्रेस तो बची नहीं, वो तो खत्म है। ले देखिए, एक समाजवादी पार्टी की बात है। अब वो समाजवादी पार्टी अकेले दम कितना कर पाएगी, कैसे कर पाएगी? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दुकान चल रही है इसी बहाने, कांग्रेस के न रहने से आपकी दुकान चल रही है, यही क्या कम है? देखिए यार, व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं। देखिए व्यक्तिगत आक्षेप मत करें ना अहमद साहब। कांग्रेस अध्यक्ष छोड़ के नहीं चली गई है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष छोड़ के नहीं गई है, रायबरेली से वो राज्यसभा में चली गई है। भाई सही बात, अगर सही बात सुन पाते तो आपकी दलाली नहीं चल रही। कांग्रेस खत्म हो गई, आपकी दुकान सही चल रही है ना।
आपकी सही दुकान बात ठीक चल रही है ना, आप उसमें खुश रहिए, भाजपा के जरिए सही आपकी दुकान अच्छी चल रही अब है, देखिए आप मानस खुश जी, रहिए ना। सही बात सुन पाते तो इनकी आपकी दलाली चल दुकान रही बढ़िया होती चल ना, रही है, इसीलिए आप बंद हो चलाते गई रहिए आपकी उसको, दलाली, भाजपा का इसीलिए गुण दलाली गाते बंद हो रहिए, गई। अपनी दुकान चलाते रहिए, भाजपा का गुण गाते रहिए, इसीलिए अपनी दुकान चलाते रहिए। राहुल राहुल गांधी इसीलिए क्या दलाली बंद, करेंगे? एनीवे चलिए। तो अब दुकान और दलाली की अरे बात क्या संदीप भाई मतलब और अनुपम भाजपा जी, का गुण गाते रहिए, अपनी आप दुकान दोनों ही चलाते रहिए अनुपम प्रयागराज भाई, के हैं। भाजपा को गुण गाते रहिए, अरे अपना आप दुकान दोनों चलाते ही रहिए। प्रयागराज के हैं। सच नहीं सुन पाते, सच नहीं सुन पाते। सच नहीं बोल संदीप रहे हैं भाई आप, भी अगर सच प्रयागराज के हैं देखिए, और आप भी प्रयागराज सच के हैं। मुझे लगा देखिए कि आप दोनों मानस एक भाई, दूसरे को बेहतर जानते होंगे। नहीं नहीं, मैं तो नहीं व्यक्तिगत रूप से जानता अनुपम भाई के, लेकिन इनकी बातों को सुन के मुझे ये पूरी तरीके से पता चल रहा है, कोई भी अगर सुन रहा होगा आपका दर्शक भी मानस भाई, तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि किसकी पैरोकारी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। एक भी तो बात अनुपम भाई कम गलत से कम कही हो इतना तो लिहाज बताओ, रखिए, कम से कम तनवीर जब आप मियां, बोल एक भी रहे हो, बात जब आप गलत कही हो राजनीतिक, तो जब बताओ, जब आप एक भी बात मेरी गलत आपसे कही हो गुजारिश तो यही है बताओ, एक भी अनुपम बात भाई, गलत कही हो तो नहीं बताओ, आपने भारतीय एक जनता भी बात। पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक भी अरे यार गलत बात नहीं तो कही, खत्म एक भी करने गलत दो, बात बात कही तो तो वो खत्म, बताइए। बात तो खत्म, बात आगे आ रहे समझिए तो उस पे भी अनुपम आ रहा भाई, हूँ, उस पे अनुपम भाई मेरी एक भी आपसे, बात गलत कही। अनुपम भाई इतनी अरे यार गुजारिश छोड़ो है यार, आपसे, एक भी बात इतनी गलत गुजारिश कही है, हो तो बुरा मत बताओ, मानिए, बुरा मत एक मानिए, भी भाजपा के एक भी गुण बात गाते रहिए, गलत अपनी कही दुकान तो चलाते रहिए। अनुपम भाई मैं इतना सुन लीजिए, इतना सुन लीजिए, अरे जब यार आप राजनीतिक इन विश्लेषक बन के चौपाइयों को ले बैठे हैं तो आते उसका हैं आप सम्मान लोग। कीजिए, उस पद का सम्मान मेरी कीजिए, बात कम सुनो, से कम एक भी राजनीतिक बात विश्लेषक बन गलत के कही हो बैठे हो, तनवीर जब तो भाजपा बताओ के ना, प्रवक्ता आगे बन के बढ़ो। बैठिए तो बात कीजिए। अब आप बताइए कांग्रेस कहीं है ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई, आपका काम ही है बताना चलो कि भारतीय जनता मैं पार्टी नहीं कह बहुत रहा अच्छा हूँ, कर रही है, आपका काम है मैं नहीं कह विश्लेषण रहा हूँ करना, मैं आपका नहीं काम है कह रहा हूँ, विश्लेषण चुनाव करना, आपका आयोग, काम ये नहीं है कि भारतीय चुनाव का कांग्रेस कहीं है नतीजा ही कह नहीं, रहा है कि आपके अध्यक्ष पूर्व 2% अध्यक्ष वोट, छोड़ के चले गई है, भाजपा का गुण गाते 2% रहिए, वोट अपनी मैंने दुकान नहीं दिया, चलाते रहिए भाई साहब, 2%, दो, रहिए। अरे वही बात कहते जा रहे हो, 2% वोट, 2% वोट नहीं तो मैंने नहीं दो दिया ना, परसेंट वोट जनता ने लोकतंत्र में आप दिया है, फैसला करेंगे, जनता ने दिया लोकतंत्र है, में आप फैसला जनता करेंगे। ने दिया है। 1984 में भाजपा की राहुल 2 गांधी, सीटें थी, सरकार में है, राहुल गांधी को मैंने लोकतंत्र में नहीं आप भगाया फैसला ना, करेंगे, राहुल गांधी खुद लोकतंत्र छोड़ में के आप फैसला भागे, करेंगे। मैंने नहीं आप जो भगाया ना। कांग्रेस मुद्दे की बात उठा रही है वो तो बात आप नहीं करेंगे, यार वो मानस बात आप साहब नहीं ऐसे करेंगे, कैसे जो डिबेट जो कराएंगे जो अगर जो ये बोलने नहीं जो देंगे? जो स्टूडेंट की या तो पहली इन्हें है म्यूट तो इस पे कीजिए या बात नहीं मुझे कर म्यूट पाएंगे, कीजिए, बस भाजपा के दो में गुण से एक गाते को रहिए, म्यूट अपनी दुकान कीजिए। चलाते रहिए, ये कोई बात नहीं हुई है अनुपम जी, ये वो कोई बात नहीं दुकान हुई है चलाते रहिए, अपनी, दुकान चलाते रहिए, इसके आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप चलाते या तो रहिए, इनको बढ़िया म्यूट चलाते कीजिए या रहिए। मुझे म्यूट कीजिए। अनुपम मिश्रा जी प्रयागराज के पुराने पत्रकार हैं और वो उनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं उससे, ये अलग विषय है। यार बहुत दो सारी में से बातें एक ही आदमी अरे बोल मानस सकता है भाई, ना, दो में इत्तेफाक से रखने एक की ही बात आदमी नहीं है बोल मानस सकता है, भाई, इत्तेफाक और रखने की उनके बात नहीं, पास हम लोग मेरी बहुत किसी डिबेट में बैठते हैं, मैं ये एक नया तथ्यात्मक सिस्टम चल बात गया बोल इस रहा हूँ, डिबेट का कि तथ्यात्मक बात, मैं- मैं फिगर दे नहीं रहा नहीं हूँ, इनके पास नहीं दुकान के देखिए, अलावा दूसरा वर्ड नहीं है, इनके पास नहीं दुकान के अलावा मानस दूसरा भाई, वर्ड, मैं फिगर दे रहा हूँ, मैं मानस फिगर दे भाई, रहा साहब भी हूँ। पुराने प्रवक्ता हैं और गेस्ट हाउस बड़ा ग्रांट एक बहुत फैक्ट है। अच्छे तरीके से बड़ा हम्बल मानस रहते भाई हैं संदीप मेरी भाई। गुजारिश और सिर्फ ये रहता है, मैं हम्बल रहता हूँ, बिल्कुल कोशिश करता हूँ, लेकिन अब चूंकि हम लोग हर डिबेट बैठने लगे और जितने राजनीतिक विश्लेषक बैठ रहे हैं 90% का ये है कि भाजपा के प्रवक्ता को फेल कर देते हैं भाजपा का बचाव करने में, तो ये ठीक नहीं है मानस भाई, ये हम लोगों का काम है प्रवक्ता कि उनको भी एक्सपोज करते हुए चलना। चलिए अब ये सिस्टम नहीं चल पाएगा कि आप राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठिए और जो है हाईजैक कर लीजिए शो को, ये चल नहीं पाएगा अगर मानस आप भाई। एक्सपोज कर चुके हो तो बात आगे बढ़ने दीजिए, चलिए अगर मैं आपका संदीप एक्सपोजर भाई पूरा हो चुका हो तो बात आगे अनुपम बढ़ने जी दो को, यार। संदीप यार भाई इससे नहीं, मानस भाई मैं तथ्य बता रहा हूँ, राहुल गांधी को मैंने उत्तर प्रदेश से नहीं भगाया, सोनिया गांधी को जी मैंने उत्तर प्रदेश से नहीं भगाया, कांग्रेस को 2% पे मैंने नहीं पहुंचाया, कांग्रेस को लगातार 54 हार मैंने नहीं दिलाया, तो मैं तो फिगर सामने रख रहा हूं। अब इसको दुकान कह लो, खोखा कह लो, शटर कह लो, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। चलिए आप कंप्लीट करिए अपनी बात, आगे आप आगे अपनी बात को तो कंप्लीट मेरा करिए। यही कहना था कि चुनावी माहौल में जो पार्टी जरा सी भी 21 नजर आती है उसमें सब लोग भागते हैं, उसमें नई बात कुछ नहीं है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। दूसरी बात, वो तमाम लोग जिनको टिकट नहीं मिलते वो भी भागते हैं, लगातार भागते हैं। उसमें कौन सपा में जा रहा है, एक इकलौती पार्टी जिसको मैं कहता हूं जिसने आज तक किसी पार्टी को नहीं तोड़ा आज तक, वो बहुजन समाज पार्टी है। अभी भी देखिए बहुजन समाज पार्टी से गुड्डू जमाली को तोड़ के ले गए समाजवादी पार्टी। आज तक बीएसपी इकलौती पार्टी है जिसने कभी किसी का विधायक नहीं तोड़ा, जिसने आज तक किसी के विधायकों पे डाका नहीं डाला। और उनका अपना एक अंदाज है साहब, वो तो आपने देखा कि अगर वो 10 सांसद खड़ा करते हैं 10 में से 9 का टिकट काट देते हैं और वो एक ही रिपीट करते हैं, उनको आदमी चाहिए भी नहीं, उनका अपना एक लंबा कैडर है, उनके अपने पास एक मिशन है। मेरा अपना मानना है कि सारी पार्टियों में बीएसपी को छोड़ के सारी पार्टियों में लोग अदला बदली अभी कर ही नहीं रहे हैं मानस भाई। वोट डलने के एक दिन पहले तक आप इस प्रक्रिया को होते हुए देखेंगे। जी चलिए अभिषेक बाजपेयी जी, ये बात तो सही है कि बहुजन समाज पार्टी आमतौर पर उसके पास अपना सीटें भले उसके पास ना हो, विधानसभा में नंबर्स ना हो, पिछली बार आपकी मदद से वो 10 सीटें ले आई,
लेकिन जो काडर उनका है वो आज भी खड़ा, उनके पास कैंडिडेट्स को लेकर के उनके पास कोई संकट नहीं है। ये संकट उन पार्टियों के पास है जिनके पास अपना काडर नहीं है। और माफ कीजिएगा अभिषेक वाजपेयी जी, आपको भी जरूरत पड़ती है दूसरे दलों से लाने के लिए अपने उम्मीदवारों को, अपने उम्मीदवार बनाने के लिए आपको भी जरूरत पड़ती है, दूसरे दलों में झांकना पड़ता है आपको। धन्यवाद संजीव भाई। लेकिन जब मैं अनुपम भाई की बात को सुन रहा था तो उसमें, क्योंकि जैसा तमजीद भाई ने बात बोली, आप जब राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पे बैठते तो आपको सारी पार्टियों के पॉजिटिव और नेगेटिव कहने के हक है, अधिकार है, हम उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाते। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, उनको कहना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी कैसे किस तरीके से नंगा नाच नाच रही है। उनको बताना चाहिए था कि कैसे ईडी सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उनको बताना चाहिए था कि एक मंच से जब प्रधानमंत्री जी जब अपना भाषण दे रहे थे तो उनके साथ येदियुरप्पा जी भी थे, बाकायदा उनके ऊपर कैसे पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था, कितने साल की बच्ची के रेप के आरोप। उनको बताना चाहिए था, उनको जनता के जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी करप्ट पार्टी है। उनको बताना चाहिए था कि महिलाओं से रिलेटेड कितने सारे अपराध भारतीय जनता पार्टी में हुए, उनको बताना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। उनको बताना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जब अपने भाषण देते हैं तो कहते हैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय जनता वो भारत हो रही है। लेकिन अगर मेरे पास एक बाकायदा रिपोर्ट भी है, उसमें बाकायदा दिखाया गया कि टॉप 30 रिचेस्ट कंट्री इन एशिया में भारत का जो स्थान है वो 30वां स्थान है जीडीपी में बाकायदा। अब आप इस बात को समझिए, क्योंकि उन्होंने जो बताया वो निगेटिव पॉइंट्स दूसरी पार्टियों के बताए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जैसे ही बात है उन्होंने किनारा कसकर के छोटे से शब्दों में कह दिया कि दूसरी पार्टियां ये हैं, दूसरी पार्टियां ये है। इसका मतलब कि दूध की धोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी की तरफ आकर्षण देखिए, बीजेपी की तरफ आकर्षण बना हुआ है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। आकर्षण नहीं कहते है, एक आकर्षण तो उनका है, इसलिए भाग भाग के जा रहे हैं ना। देखिए, अच्छा मानस भाई, मैं आपके पास आऊं और आपको धमका दूं, आप बिल्कुल चाहे जितने भी पाक साफ हो, मैं आपको धमका दूं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स और कई सारी चीजों को लेकर के धमका दूं, तो अगले दिन आप आ करके पांव पकड़ करके कहेंगे भाई साहब मैं आपके पास ही आऊंगा। अगर देखिए धमकी से डर जाए, सुनिए, फिर तो फिर मुझे पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। अगर मैं धमकी से डर जाऊं तो मुझे जर्नलिज्म छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकारें तो आती जाती रहती है। देखिए सरकारें आती जाती रहती है, सत्ता का भाई साहब वाजपेयी जी, सत्ता का अपने चरित्र होता है, वो अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती। पिछले 2-3 दशक से ये परंपरा शुरू हुई और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है। जो एक पत्रकार के तौर पर मैं जानता हूँ, इतना ही मैं घबरा जाऊं तो फिर मुझे अपना माइक रख देना चाहिए और मैं अपने घर चला जाऊं, कोई किसी दुकान वहां पर। मानस भाई मैंने उदाहरण के तौर पर भी है, मानस भाई मैंने उदाहरण के तौर पे बोला था, मैंने कोई आपको नहीं बोला, मैंने एक उदाहरण के तौर पे बोला। मैंने एक बात कही फिर वो राजनेता कैसा राजनेता जो जनता के लिए संघर्ष कर सके, अगर डर के आप भाग गए। मेरे पास उदाहरण है मानस भाई, मेरे पास एक नहीं कई उदाहरण है। सबसे पहली चीज तो आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था दारा सिंह चौहान को, जीत करके आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ करके अपने पास लेकर के गई थी। जनता जनार्दन ने उनको सिरे से नकार दिया, ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण अगर आप देखिए, जब मोदी जी के ऊपर बाकायदा जब आरोप लगे थे, जब उनको बरी किए गए, वो आज जज साहब कहाँ बैठे हैं, किस जगह पे बैठे हैं, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। अमित शाह के ऊपर जब आरोप लगे थे, जो उनके ऊपर केसेस चले थे, आज जिस जज ने उनके फेवर में बाकायदा जजमेंट दिया था, आज वो कहाँ पे किस जगह पे बैठा हुआ या किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप जिस अभी कृष्ण मोहन जी ने जो बात कही कि सबके ऊपर गरीबी, ये दुनिया भर का सब कुछ बताया कि मैं इसके आधार पे आए थे। आप राम मंदिर के साथ आए थे, जब हम सब लोग कोर्ट का सम्मान करते, लेकिन मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जितने भी जजेस ने जितने फेवर में दिए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के किस जगह पे बैठे हैं। नहीं, वो तो देखिए ये तो बहुत गलत बात है। मानस भाई देखिए, मानस भाई दो चीजें नहीं हो सकती, एक चीज रहेगी। अगर आप क्या इसे आकर्षण कहेंगे, आप इसे आकर्षण कहेंगे मानस भाई, ईमानदारी से बता दीजिए। नहीं भाई देखिए, आप बताइए, देखिए सवाल वो नहीं है अभिषेक वाजपेयी जी। देखिए
ये सवाल नहीं हो सकता। वो सब देखिए मैं वहां सवाल नहीं कर पर, रहा हूँ। देखिए मैं सवाल नहीं कर आपने रहा यहाँ हूँ। पे कहा कि वो मैंने कहाँ एक बैठे, उदाहरण देखिए बताया, मैंने हम सवाल नहीं हम किया है। मैंने सुनिए, सवाल मैं नहीं मैं किया है। आज पत्रकारिता छोड़ दूं और उसके बाद आप मुझे ऑफर करें कि मानस भाई कल से आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए या कृष्ण मोहन पांडे जी के आइए मेरे साथ प्रवक्ता बन जाइए, तो क्या मैं बाय था मैं अपनी जर्नलिज्म में कि मुझे कृष्ण मोहन पांडे जी ने या आपने मुझे बुला लिया, तो अगर मैं आपके पास जाऊंगा तो कृष्ण मोहन जी कहेंगे कि इसका मतलब आप अपनी डिबेट्स में अभिषेक वाजपेयी जी का फेवर लेते थे, और अगर मैं मानस भाई, मैं किसी का नाम पांडे नहीं जी के पास बोलूंगा। चला जाऊं मैं किसी का तो नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन कई जजों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के बाकायदा पार्टी ज्वाइन की है, वो आधिकारिक वो तौर पे है, वो आप देखिए चले जाएं। वो अलग विषय है। देखिए जुडिशरी हमारे देश की न्यायपालिका ही तो बची है जिसपे हम लोग मैं पूरा प्रश्न चिन्ह भरोसा नहीं पूरा उठा रहा सम्मान करते हूं। हैं। मैंने और एक बात अगर बताई, मैं अगर कोई प्रश्न चिन्ह अगर नहीं उठा अपने रहा हूं। मैं अगर हम ऑफिशियल, अगर पॉलिटिकल लोग अगर उस पर भी हमला करेंगे तो ये नहीं, मुझे लगता है मैं कि थोड़ा सा ठीक मैं नहीं कोई होगा। प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं। हम सम्मान करते हैं, हर एक चीज का सम्मान करते हैं। मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं। मैंने उदाहरण के तौर पे एक बात बोली, जो आपने आकर्षण वाली बात बोली थी, मैंने सिर्फ उसी पे मानस बात भाई, आपको मैं भी कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। चलिए मैं इस डिबेट को आगे बढ़ता हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी, अ, सवाल फिर वही घूम करके आता है कि इतने सारे लोग जिनको आप अपनी पार्टी में लेके आ रहे हैं, ये तो आप मानते ना कि वो वैचारिक रूप से आपसे असहमत थे तभी दूसरे दलों में थे, तो क्या अब विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया राजनीति में, और क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को आप शामिल करके जनता के साथ जनता के सामने जाएंगे जिन्होंने खुले मंचों से आपके खिलाफ अपशब्द कहे, आपके खिलाफ तमाम तरीके के बयान दिए, ये रातों रात तो हृदय परिवर्तन होता है, क्या आपको नहीं लगता कि जनता के बीच में गलत मैसेज जाता है, या कहीं ना कहीं एक सिद्धांत भी कोई चीज होती है, तो क्या राजनीति का सिद्धांत नहीं बचे? मानस भाई, निश्चित तौर पर ये सारे राजनीतिक दलों में एक स्थिति आई है, एक संक्रमण काल आया है, और मैं इसको अस्वीकृति नहीं देता हूं, परंतु अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि देश हमने जो किया, जिन पार्टियों के साथ रहे, उन दलों का जो रवैया रहा और भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में रवैया है, मुझे लगता है जन उपयोगी है, जनहित में वो उपयोगी है, तो जनता के साथ खड़े रहना है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहना होगा, एक विषय। परंतु अभी तंजीम भाई और इनको अभिषेक भाई ने एक बात कही कि डर किसे, ईडी और सीबीआई के डर से नेता पार्टी बदल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, मुलायम सिंह यादव जी पर यही कांग्रेस पार्टी 8,000 करोड़ का ईडी सीबीआई 8,000 का एफआईआर कर 8,000 करोड़ का एफआईआर करके और सीबीआई भेजती, आप सबको याद होगा, आज से अधिक संपत्ति का। परंतु मुलायम सिंह झुके नहीं और मुलायम सिंह कांग्रेस से डट कर लड़े, वो तो नहीं पार्टी बदले, क्योंकि सिर्फ आरोप था वो। नहीं, मैं तो ईडी और मैं पांडे जी, चाहता हूँ, पांडे जी 10 साल की यूपी सरकार में मोदी जी ने भी मुकदमे झेले ना, तो क्या वो पार्टी बदल के चले जाएंगे क्या? चले जाएंगे। दूसरा विषय, संजीव भाई ने कहा कि आओ चंदा दो और धंधा लो। साहब, एक उदाहरण देना चाहूंगा, यही जिसको आज हमारे रिलायंस के मालिक को, जिसको आप कहते हैं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका इतिहास देखिएगा साहब। नायलॉन एक व्यक्ति बनाएगा, नायलॉन एक व्यक्ति ट्रांसपोर्ट करेगा, और पूरे देश भर में एकाधिकार नायलॉन का एक व्यक्ति का होगा, जिसको आपने तंजीम भाई ने पुष्पित पलवित किया, और दूसरा कोई यदि उद्योगपति उतरा उस बिजनेस में, उसको नास्ते नबूद कर दिया गया। 50 नाम सम्मिलित है। ये काम आप करते थे कि चंदा दो और धंधा लो, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किसी को नहीं किया। दूसरा, ये बार बार आरोप लगा रहे थे हमारे अभिषेक भाई कि जुडिशियरी के लोग आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। साहब, थोड़ा सा मुझे लगता है अध्ययन करने की आवश्यकता है। बहारुल इस्लाम पहले राज्यसभा सांसद 62-68 इस्तीफा दिए, हाई कोर्ट गुवाहाटी के जज बनाए गए, 80 में फिर इस्तीफा दिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए, और जगन्नाथ मिश्र को उन्होंने बरी किया और फिर 83 में राज्यसभा चले गए। साहब, ये चोर सिपाही का खेल आपने खेला। रंगनाथ मिश्रा, एम शुक्ला, इतना नाम गिनाओ, ये कांग्रेस सरकार ने किया है। और ये करते आप थे कि पहले राज्यसभा, फिर जज, फिर राज्यसभा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कार्य नहीं करती है। यदि कोई व्यक्ति जजशिप से रिटायर देकर, ऑनरेबल जज है, रिटायर होने के बाद से किसी विचारधारा को स्वीकार करता है, तो उसका संवैधानिक अधिकार है, उसे प्रश्न नहीं उठा सकते। लेकिन बहारुल इस्लाम को क्या कहेंगे, रंगनाथ मिश्रा को क्या कहेंगे, ढेर ऐसे नाम है। और
भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मानस चीजों जी, पर आगे बढ़ती है मानस जो जी, राष्ट्र मुझे एक उपयोगी चीज हो, पर आपत्ति जनता है। के हित में हो देखिए और मानस समाज जी, के अंतिम मुझे एक चीज परिणाम पर को आपत्ति, सर्वोच्चता कृष्णमोहन जी एक मिनट, अंत्योदय की कृष्णमोहन जी एक मिनट परियोजना सुन पर पूर्ण लीजिए, करता हो। प्लीज बताइए ना। कृष्णमोहन जी एक मिनट, कृष्णमोहन हाँ जी बोलिए बोलिए एक बात। एक चीज सुन लीजिए। मैं मानस भाई देखिए, मैं हमारे न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ और हम सब लोगों को सम्मान करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैंने जब आरोप लगाए तो मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बोला, क्योंकि वो न्यायपालिका एक ऐसी पालिका है नहीं, जिसमें पहले जिसे वो कहा जब जा सकता नेता है, लेकिन थे, पहले नाम पहले नहीं लिया नेता जा थे, सकता है। 2 बार तो मुझे मैं लगता है कहता हूँ कृष्णमोहन फिर जी, जज बने, फिर मैं जज चाहूंगा बने। कि बिल्कुल इस पॉलिटिकल डिबेट से मानस जुडिशरी को पीछे अलग रखा जाए, मैं इसको परमिट नहीं करता। तमजीद अहमद साहब आपके पास आना चाहेंगे। तमजीद अहमद साहब, यही एक आखिरी रास्ता बचा है सियासी दलों में तोड़फोड़ और उसी के सहारे गुणागणित, उसके बाद फिर जीत के लिए रणनीति, यही एक आखिरी रास्ता। देखिए देखिए मानस भाई, देखिए एक राजनीति का चरित्र कोई अभी शुरू नहीं हुआ है, ये हमेशा से रहा है। अगर आप देखिए, ये तो एक तरह से, अगर आप कोई किसी विचार से प्रभावित होकर आ रहा है तो एक अलग विषय है। अगर आप देखिए, आजादी के समय तो कांग्रेस पार्टी थी, तो जाहिर सी बात है जितनी पार्टियां बनी सब कांग्रेस को तोड़ के बनी है। तो ये कोई नई चीज नहीं है मानस भाई, ये हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जब दबाव डाल के लाया जाए, जब पैसे दे के चंदा लेके धंधा दिया जाए, तो प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि वो व्यक्ति विचार से प्रभावित होकर नहीं गया हुआ है। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा उठा के देख लेंगे डाटा, ठीक है वो बिजनेसमैन का डाटा है, लेकिन कमोबेश से ही क्रोनोलॉजी इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अप्लाई है। अब चूंकि कोई उसका जांच का दायरा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, अगर उसकी भी जांच करा दी जाए तो आपको मैं बता दूं मानस भाई, जितने भी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं या जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने चंदा देने का काम किया है बिजनेसमैन ने धंधा लेने के लिए, ठीक उसी तरीके का काम पॉलिटिशियन के साथ हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई ज्वाइन कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह मानस भाई यही है कि लोगों को या तो दबाव डाल रहे ईडी सीबीआई के जरिए, ईडी सीबीआई के जरिए नहीं आए तो फिर वो अपना जो है आईटी और इनकम टैक्स और सबको भेजना शुरू कर देते हैं, पैसे देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं मानस जी जो खुल के सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन कुछ चीज छुपती नहीं है। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का जब हम लोग आरोप लगा रहे थे कि ये सबसे बड़ा करप्शन का लीगलाइज करप्शन का एक अड्डा बन जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड, तो लोग हमारी बात नहीं मान रहे थे, हमारे ऊपर ही सवाल उठा रहे थे, अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आज अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का आप डाटा उठा लीजिए, जो हम आरोप लगाते थे हूबहू वही उतरा कि किस तरीके से हफ्ता वसूली की गई, किस तरीके से चंदा लेके धंधा दिया गया, किस तरीके से धंधा लेके चंदा दिया गया, किस तरीके से सेल कंपनियां बनाई गई। ऐसी ऐसी कंपनियां मानस भाई आपने तो देखा होगा जिनका मुनाफा 50 करोड़ है, उन्होंने 14 करोड़ रुपए का धंधा दे रखा है, 2 करोड़ मुनाफा है और चंदा उन्होंने 2000 करोड़ दे रखा है, तो बाकायदा शेल कंपनियां बनाई गई। ठीक उसी तरीके से इन्होंने पॉलिटिक्स में भी वही रूल अप्लाई किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो जाहिर सी बात है, नैतिकता राजनीति में एक कह दीजिए कि एक कभी उस तरह से नहीं रही कि लोग एक दूसरे के दल में नहीं जाते आते रहे, लेकिन इस तरीके से किसी को हाईजैक करके, किसी को किडनैप करके कभी कोई लाया नहीं है किसी दल में। तो ये एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, जिससे हम सबको इस देश को बचाना है और निश्चित रूप से हम सबको उसका प्रहरी बनना होगा। ठीक है, अनुपम मिश्रा जी एक छोटा सा जवाब चाहेंगे आखिरी इस डिबेट को खत्म करने से पहले। ये जो भगदड़ मची हुई है सभी सियासी दलों में, एक दूसरे के घर में आ जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कौन ज्यादा फायदे में रहेगा? तनवीर भाई मेरे बोलने से पहले ही निकल लिए। चलिए देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने आपके चैनल पे भी, मानस आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि राजनीति सिद्धांतों की नहीं, विचारधारा की नहीं, राजनीति वर्चस्व की लड़ाई है। ये वो पार्टी के अंदर देख लीजिए, अलग अलग पार्टियों के बीच देख लीजिए, आप शुरुआत से देख लीजिए, नेहरू पटेल के बीच से देख लीजिए, नेहरू जिन्ना के बीच से देख लीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आज का डेवलपमेंट है, सिद्धांतों का तो जमा होता है। बेसिकली लड़ाई वर्चस्व की है, महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। पार्टी के अंदर देख लीजिए, पार्टी के बाहर देख लीजिए, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं बार बार यही कहूंगा कि देखिए, मेरे लिए सब लोग बोल लेते हैं, सब लोग अपनी बात कह लेते हैं, तो एक पत्रकार के तौर पे मुझे मेरे 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 वश में नहीं है मानस भाई कि मैं रिएक्ट ना करूं, मेरे बस में नहीं कि मैं रिएक्ट ना करूं। अब जो सपा प्रवक्ता बोल रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, बोले तो भाई ठीक है, मुझे भी एक रिएक्शन आता है। आप कहते हैं कि सब एजेंसीज के जरिए, सीबीआई के जरिए आपने डरा दिया। अरे भाई, सीबीआई को तोते का पिंजड़ा सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह की सरकार में कहा था। आप सोचिए ना, आप उसे क्यों भूल जाते हैं? जब आप कहते हैं कि साहब एजेंसी से डरा दिया,
आपने तो पुलिस भेज के उठा लिया विधायकों को गेस्ट हाउस से। तो ऐसा नहीं है, सब यहाँ पे कोई हमाम में सब आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, और इसमें कोई भी नहीं, देखिए कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही, पर कौन सरकार ने नहीं किया, किसने नहीं किया। मेरा अपना मानना है कि अंततः जनता इस बात को तय करती है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है मानस भाई, जनता तय करेगी। अभी 2-4 दिन में एकदम सामने आ जाएगा किसको कहां से कितना पैसा किसने दिया, और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि साहब आपके पास तो चलिए 303 सांसद थे, आपको इतना पैसा मिला। अगर किसी पार्टी के पास 2 सांसद है, 5 सांसद, उसको इतना पैसा कैसे मिला? तो ऐसा नहीं है, जवाबदेही में सब आएंगे, सब कटघरे में खड़े होंगे। और जहां तक विधायकों का और सांसदों का और पार्षदों का इधर उधर आना जाना है मानस भाई, मेरा दावा है कि वोटिंग के 24 घंटे पहले तक ये क्रम जारी रहेगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी जगह की तलाश है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुपम मिश्रा जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिषेक वाजपेयी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से शामिल हुए। तो तमजीद अहमद साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कृष्ण मोहन पांडे जी, हम बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी की। निश्चित तौर पर ये सत्ता का खेल, दरअसल सिद्धांत तो एक जामा है, दरअसल लड़ाई वर्चस्व की होती है। उस वर्चस्व की लड़ाई में साम दाम दंड भेद हर तरीके के हथियार अपनाए जाते हैं। फिलहाल तोड़फोड़ का ये खेल अभी जारी, और ये चुनाव तक ऐसे ही जारी रहेगा। चलिए, चर्चा को ही समाप्त करते हैं। कल फिर किसी विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक की इजाजत दीजिए। नमस्कार।